जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 11 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, क्योंकि नॉर्मल जो रेलगाड़ियां होती हैं उनके लिए स्टेशन आपने देखा होगा, मगर बुलेट ट्रेन जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है, उसमें मैग्नेटिक सस्पेंशन इस्तेमाल होता है और ना जाने दुनिया भर की कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उन गाड़ियों को आप आम रेलवे स्टेशन पर नहीं ले जा सकते। तो इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो सूरत में बनाया जाएगा। आप लोगों को पता है कि इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन का रूट है वो अहमदाबाद से मुंबई, मतलब मुंबई से अहमदाबाद, इस रूट को डिसाइड किया गया है। और इसी रूट में सूरत शहर, आप सब जानते हैं, डायमंड कटिंग के लिए बड़ा फेमस है, वहां पर सबसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। आइए थोड़ी बातें करते हैं बुलेट ट्रेन स्टेशन के बारे में, मतलब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद का है। 12 स्टेशन होंगे इस रूट पे। जो बुलेट ट्रेन इंडिया में लाई जाएगी उसकी मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है, मगर जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 508 किलोमीटर अहमदाबाद से मुंबई की दूरी हार्डली 2 घंटे में कवर हो जाएगी और करीब करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। दिसंबर 2003 इसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सूरत स्टेशन यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहीं पर सबसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भारत का बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2022 का थीम क्या रहा। वैसे 11 फरवरी को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इस बार का थीम रहा इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। रोशन सिंह, विक्रम सोबती, संजीव बैनर्जी, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी अपॉइंट किए गए हैं मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। चलिए अब कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं जिसका विमोचन किया गया 11 से 15 फरवरी के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी नाम की एक किताब लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा। इसके अलावा इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स को लिखा है राजीव भूरिया ने। बिल गेट्स ने एक किताब लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो इन 3 किताबों का विमोचन किया गया 11 से 15 फरवरी के बीच में। अगला सवाल दोस्तों, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 रिलीज हो गया है। आपको बताना है मुंबई को कौन सा स्थान दिया गया है वर्ल्ड के सबसे कंजेस्टेड सिटी में। आपकी ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो एज पर द टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 मुंबई हैज बीन रैंक्ड एट 5th। मुंबई को 5वां स्थान दिया गया है वर्ल्ड की सबसे कंजेस्टेड जगह में। बेंगलुरु रहा 10वें नंबर पर और नई दिल्ली रहा 11वें नंबर पर। मतलब टॉप 15 वर्ल्ड की कंजेस्टेड सिटीज में 3 सिटीज इंडिया की हैं। 5वें नंबर पर मुंबई, 10वें पर बेंगलुरु, 11वें पर दिल्ली। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 11 फरवरी को। वर्ल्ड यूनानी डे हर साल 11 तारीख को मनाया जाता है, मतलब 11 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। ये यूनानी जो थेरेपी है इसके जनक हैं, इनका नाम है हकीम अजमल खान। इनका जन्म 11 फरवरी को हुआ और इसीलिए हम लोग वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाते हैं। अटल टनल, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो 2020 में 12 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट का खिताब मिला है। मतलब समुद्र से 10,000 फीट के ऊपर की हाइट पर बना सबसे बड़ा हाईवे टनल, सबसे लंबा हाईवे टनल बन गया है
अटल टनल आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। आइए कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक तो पुराना हो गया मगर रिसेंटली न्यूज में आया है तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लंबाई है 9.02 किलोमीटर। शेप है इसका हॉर्सशू। ये मनाली को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति वैली से। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम व्हीकल स्पीड यहां पर है 80 किलोमीटर पर आवर। 2002 में इसकी नींव रखी गई जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एनडीए की पहली सरकार थी लेकिन बाद में सरकारें बदलती चली गई, डिले होता चला गया और उसके बाद 2020 में इसको फाइनली बनाकर तैयार किया गया। 12 दिसंबर 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको हमारे देश को डेडिकेट किया। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर लिया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर। सही उत्तर के दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने इंटीग्रेट किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिस्टम है क्या। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर किसी को व्यापार करना है बाहर से आकर, या मान लीजिए आप किसी और राज्य के हैं, आपको किसी और राज्य में जाकर व्यापार करना है, तो ऐसा नहीं है ना, आपको कई सारी चीजें पहले क्लियर करानी पड़ेंगी वहां की सरकार से। तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर रिलीज नहीं हो पाता या डिले हो पाता है, डिले हो जाता है, देन देयर आफ्टर करप्शन और ऑप्शन, इन सारी चीजों को लेकर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाता है। इसीलिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया है ताकि एक ही विंडो पर सारी चीजें क्लियर हो जाएं और अच्छे से डेवलपमेंट उस जगह का किया जा सके बिजनेस वगैरह को ओपन करके। तो जम्मू कश्मीर भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने इंटीग्रेट किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। आइए थोड़ी बातें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो पहले भारत का राज्य हुआ करता था आज एक यूनियन टेरिटरी है। बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है? देखिए अब तो लद्दाख भी आ गया है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीन के साथ, मतलब दो राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ जम्मू कश्मीर अपनी बॉर्डर को साझा करता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किया गया। जम्मू में टोटल 20 जिले हैं। मई से अक्टूबर इसकी कैपिटल होती है श्रीनगर, मतलब गर्मी में, और ठंड में इसकी कैपिटल होती है जम्मू। मनोज सिन्हा यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 114 सीटें हैं यहां की विधानसभा में। राज्यसभा से 4 सीटें हैं और लोकसभा से 5 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल के दोस्तों, वर्ल्ड रेडियो डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी? 13 फरवरी को दोस्तों हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। नाउ देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इंडियन नेशनल वुमेन्स डे हम लोग हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए, मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में? सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए हम लोग हर साल 13 फरवरी को इंडियन नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, या आप इसको नेशनल वुमेन्स डे भी कह सकते हैं। अगला सवाल के दोस्तों, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1992 में बनी, इसने अपनी एडवाइजरी कमिटी, किस चीज के ऊपर एडवाइजरी कमिटी? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड की जो एडवाइजरी कमिटी थी उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया है, उसके चेयरमैन को बदला है। अब इसका चेयरमैन कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना, KR मंजूनाथ, रितेश चौहान या जी महालिंगम? तो सही उत्तर है दोस्तों जी महालिंगम अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, इंडिया इनमें से किस कंट्री की मदद करेगा? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में आधार कार्ड है, ठीक है, तो इस कंट्री की इंडिया मदद करेगा कि आधार कार्ड के बेसिस पर इस कंट्री के जो सरकार है वो अपने लोगों के लिए एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे हमारे यहां पर आधार कार्ड है, वैसे इस देश की सरकार भी वहां पर अपने देश के लोगों के लिए एक डिजिटल कार्ड लेकर आएगी। नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या श्रीलंका? तो दोस्तों इंडिया हेल्प करेगा श्रीलंका की इस मामले में।
आइए थोड़ी बातें श्रीलंका के बारे में कर लेते हैं। श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, मतलब जहां पर कानून बनता है, जहां पर उनकी संसद गए, वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला एंड तमिल। सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। यहां पर आपको सबसे ज्यादा एथनिक ग्रुप सिन्हालीज मिलेंगे। यहां के प्रेसिडेंट हैं गोटबया राजपक्ष और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्ष। अक्सर यूजुअली प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है और कैपिटल के ऊपर भी सवाल आता है, तो इन तीनों चीजों पर जरूर गौर कीजिएगा। जीवा प्रोग्राम इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? दोस्तों ये संस्था 1982 में बनी और इसका नाम है नेबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को इनहांस करने के लिए 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और नेबार्ड का जन्म हुआ और यही ऑर्गेनाइजेशन जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। नेबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसका जन्म हुआ। काम क्या क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस, सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक होती है वो आरबीआई के सुपरविजन के अंडर में नहीं होती है, वो नेबार्ड के सुपरविजन के अंडर में होती है। सुपरविजन ऑफ एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या 15 फरवरी? तो दोस्तों हर साल हम 12 फरवरी को मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इनमें से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के प्रेसिडेंट के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है एक साल के लिए फॉर द ईयर 2022 to 23? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। रामेश्वर ठाकुर, अशोक चंडक, बंसी मेहता या देबाशीष मित्र। तो सही उत्तर के दोस्तों देबाशीष मित्र ICAI के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं एक साल के लिए, 2022 से 2023 के लिए। दोस्तों हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर, जो नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी ने बिहार के मुंगेर जिले में एक रेल कम रोड ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। आपको बताना है कि ये जो रेल कम रोड ब्रिज का इनॉग्रेशन नितिन गडकरी जी ने बिहार मुंगेर में किया है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है दोस्तों 14.5 किलोमीटर। और रेल कम रोड ब्रिज कुछ इस तरह का होता है कि नीचे ट्रेन ऊपर लोग, नीचे रेल ऊपर रोड, रेल कम रोड ब्रिज, 2 in 1 ब्रिज होता है ये। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन है जिन्होंने चार धाम प्रोजेक्ट के सुप्रीम कोर्ट के पैनल के चेयरमैन के तौर पर रिजाइन कर दिया है? मतलब चार धाम प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है, चार धाम की जो यात्रा हम करते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां की जो रोड है उनको और चौड़ा किया जा रहा है, ताकि पहली चीज तो ये है कि डिफेंस पर्पज से ये चीज हमारे देश के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में हमारा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है। कल को अगर वॉर होगा तो आसानी से सामान को पहुंचाया जा सके, कहां पर? बॉर्डर पर। इसके लिए चार धाम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी चार धाम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो उसके ये जो चार धाम प्रोजेक्ट के लिए एक पैनल बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। आपको बताना है कि उसके चेयरमैन का नाम क्या था? रवि चोपड़ा, मृन अग्रवाल, ए बाला सुब्रमण्यम या जी महालिंगम। सही उत्तर के दोस्तों रवि चोपड़ा, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम जैसा कि आप लोगों को पता है ऋषिकेश से शुरू हुआ, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आप केदारनाथ जा सकते हैं, रुद्रप्रयाग से आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। उसके बाद ऋषिकेश से धरासू, धरासू से यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता कटता है। तो ऋषिकेश से केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग होते हुए जाया जाता है और यमुनोत्री और गंगोत्री धरासू होते हुए जाया जाता है। तो इसी रोड को चौड़ा किया जाएगा ताकि आसानी से
टूरिज्म को बढ़ावा मिले और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे देश के लिए। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से किस राज्य ने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस कैंसर से बचने के लिए, टू प्रिवेंट कैंसर? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर। थोड़ी बातें महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य, बॉर्डर शेयर करता है गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना। इसके पहले महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे था। 1 मई 1960 को ये अलग अलग हुए। कैपिटल है मुंबई, समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल है नागपुर। 36 जिले हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। 288 सीटें विधानसभा में हैं, 78 सीटें विधान परिषद में हैं, 48 सीटें लोकसभा में हैं और 49 सीट राज्यसभा में है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल के दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग विथ विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट टू शोकेस इन द सिंगापुर एयर शो 2022? सिंगापुर एयर शो 2022 में हमारे देश की जो इंडियन एयर फोर्स है वो इनमें से किस एयरक्राफ्ट को शो करेगी, मतलब किस एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट करेगी, वहां प्रदर्शन करेगी? डॉर्नियर, तेजस, सुखोई या ध्रुव? तो दोस्तों हमारे देश में बने तेजस को शोकेस किया जाएगा हमारे देश की इंडियन एयर फोर्स के द्वारा सिंगापुर एयर शो 2022 में। तेजस जिसको बनाया है, ये मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। HAL ने इसका निर्माण किया है। पहली फ्लाइट की 4 जनवरी 2001 को थी। इंट्रोडक्शन हुआ 17 जनवरी 2015। ठीक है। एंड 30 अक्टूबर 2021 तक अभी तक हमारे पास 40 तेजस आ चुके हैं। और ये हिंदुस्तान का फाइटर जेट है। ये हम लोगों ने किसी कंट्री का खरीदा नहीं है, ये हमारे देश की संस्था ने बनाया है। तो इसी का शोकेस करेगी इंडियन एयर फोर्स सिंगापुर एयर शो 2022 में। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021 का खिताब गया? सही उत्तर के दोस्तों ऋषभ पंत। इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर को टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021 से नवाजा गया। ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? मिर्गी के दौरे आते हैं ना। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम लोग कब मनाते हैं? फरवरी के सेकंड मंडे को, 12 फरवरी, 14 फरवरी या फरवरी के सेकंड संडे को? सही उत्तर के दोस्तों फरवरी के सेकंड मंडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। अगला सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो बेगर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? विनर, प्राउड, वैल्यू या स्माइल? सही उत्तर के दोस्तों स्माइल नाम का जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लॉन्च किया है 12 फरवरी 2022 को। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगला सवाल है, इनमें से वो कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च किया है क्विक रिस्पॉन्स कोड बेस्ड मैकेनिज्म टू सर्टिफाई एंड लेबल हैंडमेड कारपेट? जो हाथ से बने हुए कारपेट होते हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए इस यूनियन टेरिटरी या राज्य ने अपना खुद का क्विक रिस्पॉन्स कोड बनाया है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। सही उत्तर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट, जिसको दुबई एक्सपो में अनवील्ड किया गया, इंडिया का कौन सा रैंक रहा अमंग द इजीएस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान को चौथा रैंक दिया गया जहां पर आप इजीली तरीके से बिजनेस ओपन कर सकते हैं।
कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? विजय राज, वरुण शर्मा, पंकज त्रिपाठी या स्मृति मंधाना? तो दोस्तों कालीन भैया की नियुक्ति हुई है, मतलब पंकज त्रिपाठी की नियुक्ति हुई है एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर ऑफ द कृषि नेटवर्क। सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया है आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड केस भारत का, किस कंपनी के द्वारा? बर्जर पेंट्स, एबीजी शिपयार्ड, मर्केटर लिमिटेड या शालीमार वर्क्स? तो दोस्तों एबीजी शिपयार्ड ने आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड केस किया है, बैंक फ्रॉड केस किया है, करीब करीब 22,882 करोड़ का ये फ्रॉड है। और आज तक इतना बड़ा बैंक फ्रॉड भारत में कभी नहीं हुआ, 22,842 करोड़। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सा देश है जहां पर पहली बार इमरजेंसी लगी है? जापान, रशिया, यूएसए, कनाडा? तो दोस्तों कनाडा में पहली बार एंटी वैक्सीन कैंपेन को लेकर इमरजेंसी लगाई गई है इतने सालों में। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन है जो चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के? चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसडी मुदगिल, गीता मित्तल, सुदर्शन सेन या एनवी रमना? तो दोस्तों गीता मित्तल को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सौभाग्य स्कीम के मुताबिक इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर मैक्सिमम हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है थ्रू सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम? गुजरात, केरला, सिक्किम या राजस्थान? तो दोस्तों राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के मैक्सिमम हाउस होल्ड को सौभाग्य स्कीम के अंडर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है सोलर बेस्ड अलोन स्टैंड अलोन सिस्टम के मुताबिक। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस स्कीम का फायदा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर को ना के बराबर मिला, निल। यहां पर यह स्कीम 0 लेवल पर काम कर पाया। आइए थोड़ी बातें राजस्थान के बारे में करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है जयपुर। कालराज मिश्र यहां के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, विधानसभा में यहां की 200 सीटें हैं, 25 सीट लोकसभा में है, 10 सीट राज्यसभा में है। अब थोड़ी सी बातें सौभाग्य स्कीम के बारे में भी कर लेते हैं कि सौभाग्य स्कीम था क्या। दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको कहा गया पीएम सौभाग्य स्कीम, जो 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसका टारगेट क्या था कि 100%, इसको सितंबर 2017 लॉन्च किया गया था और टारगेट यह था कि दिसंबर 2018 तक 100% पूरे के पूरे नेशन को इलेक्ट्रिफाइड करना है, मतलब बिजली पहुंचानी है। लेकिन 2018 में जब यह नहीं हो पाया तो 31 मार्च 2019 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये जो स्कीम है वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाई। This target was moved forward to March 31, 2019 and eventually the central declared that all willing homes, सेंटर ने कहा है कि जितने भी घरों को जरूरत थी उनको इस स्कीम के तहत बिजली पहुंचाई जा सकी है, लेकिन पूरे नेशन को नहीं। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से पहली वो कौन सी कंट्री बनी है जिसने ये अलाउ कर दिया है कि सिविलियन एयर स्पेस में, जिसमें आपका एरोप्लेन वगैरह उड़ाया जाता है, वहां पर ड्रोन फ्लाइट उड़ाई जा सकेगी? रशिया, अफगानिस्तान, लेबनान या इजराइल? करेक्ट उत्तर के दोस्तों इजराइल की सरकार ने अनुमति दे दी है कि सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन फ्लाइट उड़ाई जा सकेगी। अगला सवाल यह है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी जिनको री इलेक्ट किया गया है 2022 के इलेक्शन में,
आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर है दोस्तों फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, ये फिर से रीइलेक्ट किए गए हैं जर्मनी के प्रेसिडेंट। इसरो ने 2022 में अपना सबसे पहला जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो कौन सा लॉन्च किया? EOS-1, EOS-2, EOS-3, EOS-4 या EOS-5? सही उत्तर के दोस्तों EOS-4 को लॉन्च किया इसरो ने। और मैं बता देना चाहता हूं इसरो का जन्म हुआ 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। एंड इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। एयर इंडिया के MD एंड CEO के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? इनका नाम है दोस्तों इल्कर आईसी। ये नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं एयर इंडिया के। एयर इंडिया 15 अक्टूबर 1932 को बनाया गया इसको, ठीक है। इसके पहले टाटा एयरलाइंस कहलाता था, ठीक है। 29 जुलाई 1946 इसने ऑपरेशन कमेंस करना शुरू किया, ठीक है। हब्स इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए, ठीक है। इन राज्यों में इसकी फोकस सिटीज है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। 127 इसकी फ्लीट साइज है। और जैसा कि आप लोगों को पता है एयर इंडिया घाटे में थी, इसीलिए सरकार ने इसको दोबारा से टाटा को बेच दिया, क्योंकि इनकी घर वापसी होगी आप कह सकते हैं एयर इंडिया की। इनमें से किस राज्य में इंडियन रेलवे ने सेटअप किया है हमारे देश का सबसे बड़ा और वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी, रेसलिंग को सपोर्ट करने के लिए? दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या मुंबई? तो दोस्तों दिल्ली में इंडियन रेलवे के द्वारा सेटअप किया गया है कंट्री का सबसे बड़ा और वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने अनाउंस किया है कि इंडिया will achieve zero diesel use in agriculture and replace fossil fuel with renewable energy by 2024। यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने अनाउंस किया है कि 2024 तक एग्रीकल्चर में जो डीजल का यूज होता है वो जीरो हो जाएगा और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। आगे थोड़ी बातें कर लेते हैं यूनियन पावर मिनिस्टर के बारे में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले थे नरहर विष्णु गाडगिल, हमारे सबसे देश के पहले पावर मिनिस्टर नरहर विष्णु गाडगिल। दूसरे थे गुलजारीलाल नंदा, तीसरे SK पाटिल, चौथे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, देन SC दासप्पा, फखरुद्दीन अली अहमद, KL राव, KC पंत। तो पहले दूसरे तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थे आपके नरहर विष्णु गाडगिल, दूसरे गुलजारीलाल नंदा और तीसरे SK पाटिल। अगला सवाल के दोस्तों, what is the rank of the India in the 9th annual ranking of top 10 countries outside of the US for leadership in energy and environmental design? एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन की लीडरशिप में भारत को कौन सा रैंक मिला यूएस के आउटसाइड? तो भारत को तीसरा रैंक मिला और ये 9th एनुअल रैंकिंग थी ऑफ टॉप 10 कंट्रीज आउटसाइड द यूएस फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, जिसको लीड कहा गया। तो भारत को तीसरा रैंक मिला। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दी वो आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में।